मेरा नाम है गौरव शुक्ला और आज मैं लाया हूँ आपके लिए क्लास 12th का एक खूबसूरत सा लेक्चर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है और ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, चाहे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे बोर्ड हिसाब से बात करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, डैट इज इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी से हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री से हो गया केमिकल एनर्जी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, इंटर कन्वर्ट करते हैं, एक दूसरे में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। उस ब्रांच को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देते हैं। सिंपल सी बात है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of physical chemistry in which chemical energy and इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इंटर कन्वर्टेड, जिसमें हम लोग एक दूसरे में चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सभी लोग घिरे हुए हैं। अभी आप मुझे सुन पा रहे हो, क्यों सुन पा रहे हो? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक माइक लगा रखा है और माइक मेरा किससे चल रहा है, एक बैटरी से या सेल से ऑपरेट हो रहा है। तो जो सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेल के अंदर क्या होगा, एक केमिकल होगा और वह केमिकल हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसके कारण आप मेरी वॉइस को क्या कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो। आप मेरे प्यारे बच्चों सेल फोन्स का यूज़ करते होगे, मोबाइल फोन्स का यूज़ करते होगे, उसके अंदर क्या होती है, एक बैटरी होती है। उस बैटरी को आपको क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। तो चार्ज करना का मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब आपने एक्सटर्नल सोर्सेस से उसको करंट दिया जिससे कि वो मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। उसके अंदर चार्ज के रूप में क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो कह सकते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बचपन से घिरे हुए हैं। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बचपन से घिरे हुए हैं। रिमोट में सेल डालने से लगाकर हर चीज़ हमारी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से घिरी हुई है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अब हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, ये तो बेसिकली हो गया इंट्रोडक्शन इसका। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रो केमिकल सेल। सिंपल तर शब्दों में इसको हम सेल भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा, एक ऐसी डिवाइस जहां पर या तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, उस डिवाइस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो लिख लेते हैं इसको, it is a device in which electrical energy is converted into chemical energy और
केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है बात? तो ये हम लोगों का क्या होता है, सेल होता है बेसिकली, और इस सेल के अब हम लोगों को टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो टाइप्स डालिए, अगला हेडिंग टाइप्स। तो बेसिकली दो टाइप के आपको सेल्स पढ़ने हैं। एक होगा वोल्टाइक सेल, या इसका नाम एक होता है गैल्वेनिक सेल, या इसको और सिंपल बोलते हैं हम लोग डेनियल सेल। ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बेसिकली आज हम लोगों को पढ़ना है गैल्वेनिक सेल ही पढ़ना है हम लोगों को, डेनियल सेल। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे द डिफरेंस बिटवीन वोल्टाइक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है हम लोगों को गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। सिंपल सा पहला डिफरेंस ये होता है कि गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि इलेक्ट्रो से थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी वाली फीलिंग आ रही है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब मेरे प्यारे बच्चों, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्या मतलब होता है? थर्मोडायनेमिक्स जब मैंने आपको पढ़ाई थी, तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया था कि जैसे आप क्या करते हो, एक गर्म चाय का कप कहीं पर ला करके मेज वगैरह में क्या कर देते हो, रख देते हो। वो गर्म चाय का कप धीरे धीरे क्यों आपका ठंडा पड़ जाता है, उसकी हीट कहाँ चली जाती है? तो बेसिकली उस गर्म चाय के कप को मैंने बोला था सिस्टम, और जो उसके आसपास की जो आपका एटमॉस्फेयर था उसको मैंने बोला था सराउंडिंग। तो बेसिकली हो क्या रहा था, उस सिस्टम की हीट सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो रही थी, जिसकी वजह से उस सिस्टम की हीट क्या हो रही थी, धीरे 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 ग्रेजुअली क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्या हमने कप को कुछ कराना पड़ा हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए? तो आंसर है नो। वो हीट खुद से क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई सराउंडिंग में। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो स्वयं से होती हैं, इटसेल्फ होती हैं। उनको कराने के लिए आपको कुछ भी ना तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, ना कोई एक्सटर्नल कॉज लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा लाइव एग्जाम्पल। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने ऐसे नीचे गिरा, क्या हुआ, ये नीचे गिर गया। ये नीचे क्यों गिर गया? क्या मैंने इसके लिए कुछ कराना चाहा? तो आंसर है नो। इसको आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस आप इस तरह समझो कि इस मार्कर को अब मुझे ऊपर ले जाना पड़ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच आर कैरीड बाई सम एक्सटर्नल सोर्स और बाई सम कॉज, जिसके लिए कुछ कारण की जरूरत पड़े, कुछ फोर्स की जरूरत पड़े, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। यानी कि जब आपने चाय बनाई थी, तो जो आपने हीट सप्लाई किया उसको गर्म करने के लिए, वो नॉन स्पॉन्टेनियस थी, वो खुद से नहीं हुआ। लेकिन आपने जब चाय को गर्म करके रख दिया, तो जो हीट ट्रांसफर हो गई सराउंडिंग में, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, वो इटसेल्फ हो गई, वो स्वयं से हो गई। तो आप सिंपल से याद रखना कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है आप लाए, घड़ी में आपने सेल लगाया, घड़ी के सेल ने, उस घड़ी ने क्या किया, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज किया, ये सेल प्रोसेस हो गई, उसके लिए उसने कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? आपकी मोबाइल की बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई, आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाया जो कि चार्जर है, चार्जर ने क्या किया, उस बैटरी को फिर से क्या कर दिया, रिचार्ज कर दिया। तो होगा क्या इसमें, यहां पर आपने एक्सटर्नल कॉज लगाया, जिसमें क्या हो रहा है, सप्लाई कर दिया आपने करंट थ्रू द आउटवर्ड सोर्स। तो ये हमारी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है वो किस टाइप की सेल होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इसमें और इसमें। याद रखिएगा, जो गैल्वेनिक सेल होता है, ये वोल्टाइक सेल होता है या डेनियल सेल होता है,
इसमें जो एनोड होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और कैथोड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यहां पर क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। अब याद रखिएगा, एनोड में हमेशा यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और यहां पर क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। अब यहां पर क्या होगा, या एनोड में यहां पर रिडक्शन होगी, कैथोड में यहां पर ऑक्सीडेशन होगी, तो ऐसा नहीं होता है। एनोड में यहां पर भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और यहां पर भी क्या होती है, रिडक्शन होती है। अब याद कैसे रहेगा सर, एनोड में ऑक्सीडेशन होगी कि रिडक्शन होगी, तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक आपको दे रहा हूं, उसको याद रखिएगा, ठीक है। एन ऑक्स एंड रेड कैट। एन ऑक्स आप इस तरह से याद कर सकते हो, एक बैल, और वॉवेल साउंड के पहले क्या आता है, एन आता है, एन आर्टिकल आता है, तो एन ऑक्स से आप याद कर लेना एनोड, एन से हो गया एनोड, और ऑक्स से मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और रेड से हो गया रिडक्शन, और कैट का मतलब क्या हो गया, कैथोड। यानी कैथोड में हमेशा क्या होगी, रिडक्शन होगी। इतनी बात समझ में आती है। अब अगला स्टार्ट करिए आप लोग, अगला डालिए डेनियल सेल। आइए अब डेनियल सेल के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, डेनियल सेल क्या होता है। बेसिकली जितने भी हम लोग सेल्स पढ़ेंगे ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसा होगा, डेनियल सेल जैसा होगा, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, डेनियल सेल में हम लोग दो चीज़ों को, दो मेटल्स का यूज़ करते हैं, एक जिंक का और एक कॉपर का। इन दोनों की हम लोग बेसिकली क्या लेते हैं, रॉड्स लेते हैं, और इन रॉड्स को हम लोग एज आ इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। कैसा यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। अब आपको याद होगा, मैंने आपको एक बार ट्रिक बताई थी, किसकी, रिएक्टिविटी सीरीज की, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज की क्या थी ट्रिक, कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ जेब्रा, आई टाइमली लाइक हर टू कॉल सिल्की गोल्ड प्लैटिनम। ये आपको एक बार ट्रिक बताई थी मैंने, चैनल में पड़ी हुई, आप देख सकते हो। प्लीज से हो गया पोटेशियम, स्टॉप से हो गया सोडियम, कैल्शियम, मी से हो गया मैग्नीशियम, ए से हो गया एल्यूमिनियम, जेब्रा हो गया जिंक के लिए, आई हो गया आयरन के लिए, टिन हो गया लाइक यानी लेड, हर से हो गया हाइड्रोजन, टू का कोई मतलब नहीं, कॉल से हो गया कॉपर, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखिए, ये हो गया सिल्वर, ये हो गया गोल्ड, गोल्ड को AU भी बोलते हैं और इसको PT बोलते हैं। ये हो जाएगा इससे K, Na, ये हो जाएगा Ca, ये हो जाएगा Mg, ये हो जाएगा Al, और ये हो जाएगा Zn, ये हो जाएगा Fe, ये हो जाएगा Sn, ये हो जाएगा लेड यानी Pb, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा Cu, ये हो जाएगा Ag। अब आप, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जिंक रखा हुआ है और ये कॉपर रखा हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर की रिएक्टिविटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, और जिंक चूंकि एक मेटल है तो हम ये बोल सकते हैं कि जिंक क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। तो इसके कंपेयर में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉपर क्या करेगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स को
गेन करेगा। इतनी सी बात आपको समझना पड़ेगा। यानी अगर हम बात करें टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन किसकी ज्यादा होगी, जिंक की, और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन किसकी ज्यादा होगी, कॉपर की। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगी चीजें। तो जिंक क्या करेगा, जिंक हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की होगी और कॉपर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जिंक की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन होगी और इसकी होगी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब हम सभी लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दिस इज रिडक्शन। अब हम अभी लोगों ने अभी एन ऑक्स याद किया था, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, एनोड में होगा। रिडक्शन कहां पर होगा, कैथोड पे होगा। अब प्रश्न उठता है आपके मन में कि सर आपने बताया था कि एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। तो आइए अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। होता क्या है, हम लोग यहां पर दो हाफ सेल्स लेते हैं। हाफ सेल्स क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले में मैंने क्या किया, जिंक की रॉड ले लिया। क्या ले लिया, जिंक की रॉड ले लिया और एक दूसरा हाफ सेल ले लिया, इसमें मैंने कॉपर सीयू रॉड ले लिया। अब याद रखिएगा हमेशा डैनियल सेल बनाते समय आपने जो ये इलेक्ट्रोड्स लिए हैं जिंक का एंड कॉपर का, हमेशा जिस रॉड का या जिस भी मेटल का आप इलेक्ट्रोड लोगे हमेशा उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन आप इसमें क्या करोगे, फिल करोगे। कहने का मेरा क्या मतलब है कि यहां पर अगर आपने जिंक रॉड लिया है तो यहां पर आप क्या भरोगे, ZnSO4 नाम का सॉल्ट, और यहां पर क्या भरोगे मेरे प्यारे बच्चों, CuSO4 का सॉल्ट। क्या भरोगे, CuSO4 का सॉल्ट। एक्चुअली ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है और ये भी क्या होता है, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आसानी से डिसोसिएट हो जाए। अब जरा देखो इलेक्ट्रोलाइट जो आसानी से डिसोसिएट हो जाए, तो यहां पर हमने भर रखा है ZnSO4। अब ये ZnSO4 क्या होगा, डिसोसिएट होगा। किस में डिसोसिएट होगा बेटा, ये टूटेगा Zn+2 में और SO4-2 में। तोड़ देते हैं चलिए, तो यहां पर हो जाएगा Zn+2 SO4-2। अब आप बताओ Zn+2 ज्यादा होगा कि SO4-2 ज्यादा होगा? ऐसा नहीं होता है। जितना Zn+2 होगा उतने ही नंबर ऑफ SO4-2 के आयंस होंगे। ये दोनों का इक्वल अमाउंट होता है। अब होगा क्या, अगर मैं केवल इसकी बात करूं तो होगा क्या, मैंने अभी आपको बताया कि जिंक की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ज्यादा होती है। तो ये आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो ये जिंक की मेटेलिक रॉड, ये जिंक की मेटेलिक रॉड यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या बना लेता है, Zn+2, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, तो ये Zn+2 कहां जाएगा, यहां पर Zn+2 यहां आ जाएगा, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो दो इलेक्ट्रॉन्स कहां रह जाएंगे, इस रॉड में आ जाएंगे। अब आप देख रहे हो कि इस रॉड में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्या बोल सकते हैं हम कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा होगा, एक्यूमुलेशन हो रहा होगा, जमाव हो रहा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एक्यूमुलेट होंगे तो बताओ इसमें कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा। और यहां पर सॉल्यूशन में किसका अमाउंट बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज का। तो जब सॉल्यूशन में बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज तो इसके रिलेटिव
यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो मैंने आपको प्यारे बच्चे बताया था थोड़ी देर पहले कि इसका एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। क्यों होता है, अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि इसका नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। एक्चुअली ये जो Zn+2 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन्स इसी इलेक्ट्रोड में क्या रहते हैं, एक्यूमुलेट रहते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोड कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन होगा क्या, अगर मैं इनको और इनको अलग से बात करूं, उसकी बात बता रहा हूं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये Zn+2 को ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो Zn+2 फिर से दो इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में आ जाएगा, जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट, खत्म। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, खत्म, क्योंकि ये चार्ज क्या हो गए, न्यूट्रल। तो अगर मैं केवल इसकी बात करूं, तो केवल अगर हम इस हाफ सेल को लेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ना कोई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। अब यहां पर क्या होगा, इधर की बात करें अगर, तो यहां पर भी क्या हो रहा होगा, Cu+2 और SO4-2 बराबर इक्वल आयंस में कन्वर्ट हुए होंगे। यहां पर भी इक्वल अमाउंट रहा होगा। होगा क्या, आगे मेरी बात को सुनिएगा। यहां पर ये Cu+2, ये Cu+2 यहां पर मौजूद दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। और Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना लेगा, Cu बना लेगा, Cu रॉड बना लेगा, या Cu सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर हो रहा है हमारा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर क्या हो रहा है, ये Cu+2 क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहां पर हो रहा है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपके प्यारे बच्चों मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि सर यहाँ पे तो समझ में आता है कि जिंक ने क्या किया था, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था। तो यहाँ पर समझ में आता है कि सर यहाँ पर क्या आ रहा था, नेगेटिवली चार्ज आ रहा था। अब यहाँ पर क्या, ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu+2 अमाउंट, Cu+2 जो ज़्यादा था उसका अमाउंट क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ जा रहा है। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की हो जाएगी कमी, तो यहाँ पर किसका चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ पर चार्ज कौन सा बढ़ रहा है, Cu+2। तो ये वाला कैथोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, Zn+2 आ रहा था तो सॉल्यूशन हो रहा था पॉजिटिव, और ये हो रहा था नेगेटिव, रिलेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu+2 जा रहा है रॉड की तरफ, तो सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, नेगेटिव, क्योंकि प्लस की अमाउंट घट रही है, और ये कैसा होता जाएगा, पॉजिटिव। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये Cu+2 तो ठीक है, समझ में आता है, ये CuSO4 से टूट गया, Cu+2 और SO4-2 से, लेकिन सर ये दो इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, इसने ये Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स ने ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कैसे कर लिया। हम बता रहे हैं ना Cu+2 ने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से, वो बेसिकली कहाँ से आते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। होता क्या है, होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। एक्चुअली ये अभी हमारा कोई सेल कंप्लीट नहीं हुआ था। इन सेल्स को कंप्लीट कैसे करते हैं, एक हाफ सेल हम लोगों ने ये बना लिया और एक हाफ सेल ये बना लिया। यहां पर क्या भरा हुआ है, यहां पर भरा हुआ है हमारा ये है हमारा जिंक रॉड और ये है हमारा Cu रॉड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये जिंक Zn+2 आ रहा था, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन हो रहा था। अब प्रश्न मेरा यही है कि सर ये दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से, जो ये Cu+2 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यही प्रश्न है आपका। होता क्या है एक्चुअली, हम इस वाले हाफ सेल और इस वाले हाफ सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स को
आपस में क्या कर देते हैं, एक वायर से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये वायर से कनेक्ट करते हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू इस Zn इलेक्ट्रोड से किधर की तरफ मूव करने लगते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। और जो दो इलेक्ट्रॉन्स Zn ने लूज किए थे वही दो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ जाते हैं, इस Cu रॉड के पास आ जाते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन कर लेता है, कॉपर। क्या कर लेता है, गेन कॉपर कर लेता है बाय यूजिंग दिस वायर। तो अगर हम लोग बात करें ना तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है ना कहां से हो रहा है, Zn इलेक्ट्रोड से इधर की तरफ Cu इलेक्ट्रोड की तरफ। यह सिंपल भाषा में आप लोग बोल सकते हो कि इधर से होगा एनोड टू कैथोड होगा। कहां से होगा, एनोड टू कैथोड। अब यहां पर क्या हो रहा था, Zn ने क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किया। और लूजिंग क्या होती है, ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहां पर क्या हो रहा है, इस Cu+2 ने दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, गेन किया। क्या बना लिया, Cu मेटल। तो ये क्या हो गई, रिडक्शन। ये क्या हो गई, रिडक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप बताओ, अच्छा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट कैसे मूव करेगी, इधर से इधर। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे मूव करेगी, इधर से इधर। तो याद रखना, एक इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने लगा रखा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है भाई, डिटेक्शन करता है करंट की डायरेक्शन किस तरह से होगी। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आ रहा है एनोड टू कैथोड, तो बताओ करंट कहां से जाएगी, ऑब्वियस सी बात है इधर से जाएगी। किधर की तरफ, इधर से। यानी कैथोड से एनोड की तरफ क्या जाएगी, करंट जाएगी। और हम सभी लोग जानते हैं कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस। तो करंट हमेशा कहां से आती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये डिफ्लेक्शन किधर की तरफ शो करेगा, ऐसा। यानी करंट कैसी जाएगी, ऐसी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगी वो किधर से जा रही होगी बेटा, कैथोड टू एनोड जा रही होगी। इतनी बात समझ में आती है। तो देखो यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन, यहां पर हो गया रिडक्शन। तो देखो जरा, अगर मैं यहां पर लिख दूं दोनों को एक साथ, तो यहां पर क्या हो रहा है, Zn बना रहा है Zn+2 और दो इलेक्ट्रॉन। और यहां पर ये बना रहा है Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट Cu। अब आपने सिंपल सी रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ का और यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इक्वल नहीं है, तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर। जैसे यहाँ पर 6 होता, यहाँ पर 3 होता, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करता, 2 का, उसको दोनों को बराबर कर लेता। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो देखो जरा, Zn प्लस Cu+2 क्या हो रहा है, Zn+2 प्लस Cu। अब आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, चार्ज में जब बढ़ोतरी होती है, तो Zn से क्या हो गया, Zn से चार्ज क्या हो गया, Zn+2, तो ये क्या होगा ऑक्सीडेशन। और चार्ज में जब कमी आती है तो Cu+2 से क्या हो रहा है, Cu, तो ये क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां से भी आप देख सकते हो ये क्या हो गई, नेट रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, नेट रिएक्शन हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको कि जिंक ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, दो इलेक्ट्रॉन्स आए इधर पे एक्यूमुलेट हो गए, Zn+2 सॉल्यूशन में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है सॉल्यूशन में, उसके रिलेटिव यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए इस वायर के थ्रू, ये दो इलेक्ट्रॉन्स Cu+2 ने क्या किया, गेन किया, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया। अभी बेसिकली एक चीज इसमें और आएगी जिसमें आप कनेक्ट करेंगे, उसका नाम है आपका सॉल्ट ब्रिज। इतना आप लोग नोट कर लो, आगे चलते हैं। तो होता क्या है, हमारा एक नई चीज आ जाती है सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज की क्यों जरूरत पड़ी
कि अभी आपने देखा कि इस इलेक्ट्रोड को और इस इलेक्ट्रोड को हमने एक वायर से कनेक्ट किया था, लेकिन सेल क्या है बेटा, सेल के अंदर ये सॉल्यूशन भी आएगा ना। तो इस कंप्लीट सेल को एक दूसरे से कन्वर्ट करने के लिए, इस हाफ सेल को इस हाफ सेल से कनेक्ट करने के लिए हम लोगों की एक बात चीज़ होती है जिसका नाम सॉल्ट ब्रिज होता है। इस सॉल्ट ब्रिज में हम लोग क्या करते हैं, एक जेली लाइक पेस्ट होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे जेली वाली टॉफीज आती हैं आपने खाई होंगी, तो उस जेली में हम लोग क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। किसका, अगर अगर और जेलेटिन का, जिसमें हमारे ये सॉल्यूशंस के अंदर भर दी जाती हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइट या NH4Cl अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट। अब इसका पहला आप फंक्शन देख पा रहे होंगे कि इस हाफ सेल को इस हाफ सेल से कनेक्ट करता है, यानी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का। और दूसरा इसका रोल क्या होता है, दूसरा इसका रोल होता है कि इधर पर और इधर पर दोनों तरफ, दोनों हाफ सेल में चार्ज को जो न्यूट्रलिटी करने काम करता है, न्यूट्रल करने का काम करता है, वो किसका काम होता है, इस सॉल्ट ब्रिज का। अब थोड़ा सा समझिएगा, अभी आपने देखा कि जिंक क्या कर रहा था, ये Zn+2 को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, और यहाँ पर Cu+2 की मात्रा क्या हो रही थी, कम हो रही। भाई Cu+2 अट्रैक्ट हो रहा था, तो किसकी अमाउंट बढ़ेगी यहाँ पर, SO4-2 की, और यहाँ पर किसकी अमाउंट बढ़ेगी, Zn+2 की। तो बताओ जरा, ये Zn+2 ज़्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ पर अगर SO4-2 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है। तो होगा क्या, इस चार्ज को कैसे न्यूट्रल करेगा, ध्यान सुनना। जैसे यहाँ पर Zn+2 का अमाउंट ज़्यादा होने लगता है, तो ये KCl क्या करता है, ये तुरंत इस वाले एंड में आकर के ये टूट जाता है K+ और Cl- में, K+ एंड Cl- में, और इस Zn+2 के साथ ये Cl क्या कर लेता है, एक कंपाउंड बना लेता है ZnCl2, जो कि एक सॉल्ट का एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, जिससे कि ये Zn+2 का अमाउंट जो बढ़ रहा था वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि हमें न्यूट्रलिटी रखना है पूरे में। अब यहाँ पर SO4- क्या होगा, ये K+ क्या करेगा, इसके साथ बना लेगा K2SO4 नाम का एक कंपाउंड, जिससे कि ये दोनों तरफ चार्जेस को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो पहला फंक्शन क्या होगा इसका, इट कंप्लीट्स द ओवरऑल सर्किट, और दूसरा क्या होगा, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये क्या करता है, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है। समझ में आपको बात आ रही होगी। तो ये सॉल्ट ब्रिज के क्या काम होते हैं, जैसे KNO3 है, अब बताओ यहाँ पर Zn+2 अमाउंट बढ़ रहा होगा, तो ये क्या करेगा, NO3 इसके साथ क्या बना लेगा, जिंक नाइट्रेट बना लेगा। यहाँ पर NH4Cl है तो ZnCl2 बन जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है। अब ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरी हुई जो कंपोजिशन है, ये इसमें ना चली जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, कॉटन का वूल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा एक डेनियल सेल का कंपोजिशन है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हिट द लाइक, सब्सक्राइब बटन और शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।